आज बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। इस सीट पर टीएमसी से सीएम ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, वहीं भाजपा ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा आमने सामने है। दोनों दलों के स्टार प्रचारक जनता को लुभाने के लिए ताकत झोंक रहे थे। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को भवानीपुर सीट समेत 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्टार प्रचारक दिलीप घोष पर हमला किया गया है। भाजपा ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। टीएमसी के कार्यकर्ता और दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया गया है। इस दौरान दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बंदूक तान दी। हालांकि दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने कहा है कि भाजपा को भवानीपुर सीट पर प्रचार करने से रोका जा रहा है। वहीं कृणाल घोष ने कहा है कि लॉकेट चटर्जी ने भाजपा का अनुरोध ठुकरा दिया है। भाजपा नेता खामखा टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा की ओर से 80 से ज्यादा नेता प्रचार करने के लिए मैदान में हैं। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भवानीपुर में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत को लेकर के राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो सीधी तौर पर जो तस्वीरें आपको विधानसभा चुनाव में नजर आई थी पश्चिम बंगाल से, वही समान तस्वीरें जो हैं उपचुनाव में भी सामने आ रही हैं। सबसे अहम बात है कि इस मुद्दे को लेकर के शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो है बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि ममता बनर्जी चाहें जितनी हिंसा करवा ले, लेकिन जैसा परिणाम उनको पहले भुगतना पड़ा है उसी रूप से इस बार भी उन्हें परिणाम देखने पड़ेंगे। तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। धक्का मुक्की हो रही थी जो सुरक्षाकर्मी थे दिलीप घोष के, उनके साथ। उस दरमियान ही धक्का मुक्की इस कदर बढ़ गई, ये देखिए कि वहां पर बंदूक निकालनी पड़ गई सुरक्षा कर्मियों को। टीएमसी पर जाकर के तान दी उन्होंने वो बंदूकें। उसके बाद जाकर के जो स्थानीय प्रशासन था उसने मामले को शांत कराने का प्रयास किया, क्योंकि दिलीप घोष के ऊपर लगातार हमले का प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर के ये बंदूकें जो है सुरक्षा कर्मियों ने निकाली और इसे टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ तान दिया। और सीधा आरोप जो है वो भाजपा की तरफ से लगा है कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदसलूकी की गई है, धक्का मुक्की की गई है, मारपीट करने का प्रयास किया गया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं और उपचुनाव से पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का। तो प्रचार को लेकर के जो है स्टार प्रचारक के तौर पर, क्योंकि दिलीप घोष भी हैं तो वो भी गए थे स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी भूमिका को निर्वहन करने के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन वहां पर जो तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धक्का मुक्की हुई है। धक्का मुक्की इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सुरक्षा कर्मियों को बंदूक निकालनी पड़ गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उन्होंने बंदूकें तान दी। लेकिन अब अहम बात है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जवाब मांगा गया है। इस पूरे मामले पर जो राज्य सरकार है उससे जवाब मांगा गया है कि आखिरकार ये तस्वीरें क्यों सामने आई, क्योंकि महिला कार्यकर्ता भी इस दरमियान वहां मौजूद थी, तो उनके साथ भी बड़ी तादाद में धक्का मुक्की की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति है जो बार बार पश्चिम बंगाल सामने आती है। और बार बार इस बात को कहा जाता है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ पूछती हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने की एक परंपरा है जिसका निर्वहन किया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है नंदीग्राम सीट से हार चुकी हैं और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका भवानीपुर सीट जीतना बेहद जरूरी है, उसके लिए लगातार वो अथक प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये यकीनन लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल है कि किस प्रकार से उपचुनाव से पहले धक्का मुक्की, मारपीट, गोली बंदूक जो है निकलती सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें इससे पहले भी पश्चिम बंगाल से आ चुकी है। पश्चिम बंगाल की कोई नई तस्वीर नहीं है। पश्चिम बंगाल का पिछला चुनाव भी हिंसात्मक था और उपचुनाव भी हिंसात्मक ही नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। राहुल आनंद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके साथ ही मेरे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस से हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जो है आज संजय चक्रवर्ती जी आपसे होगा, क्योंकि उपचुनाव से पहले एक बार फिर वही तस्वीर सामने आई जो विधानसभा से आई थी, विधानसभा चुनाव के दरमियान आई थी। वही मारपीट, वही गोली बंदूक निकलना, उसी तरीके का झगड़ा फिर से होना, ये क्या है? चुनाव नहीं हो सकते क्या पश्चिम बंगाल में शांति से? है ये टोटल प्रायोजित है, ठीक है ना।
हमें जरूरत ही नहीं है कि हमें इस तरीके से किसी तरीके से दंगा फसाद ये सब चीजें की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसे प्रोपोगंडा कहते हैं, ये प्रोपोगंडा करवाने की ये साजिश है किसी भी तरीके से हम लोगों की तरफ से कहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 101% जीत रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। हम 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं ऑलरेडी। कम से कम 2 लाख होगा, उससे ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होने वाला। तो जब हमको पता है कि 100% जीतने जा रहे हैं, तो हम इस प्रोपेगेंडा करके इस तरीके से गलत वो प्रचार करवा करके हमें क्या मिलने वाला है? हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एक प्रायोजित कार्यक्रम है। उस प्रायोजित कार्यक्रम के थ्रू ही ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि एक हाइप मिल सके, लोगों को बताया जा सके, कि बदनाम किया जा सके। ये बदनाम करने की एक सिंपल नहीं संजय चक्रवर्ती जी, इससे पहले भी क्योंकि कई आरोप आप पर लगाए गए, प्रचार ना करने देने का आरोप लगाया गया, और आज इस तरीके की तस्वीर आई, उसका आरोप भी आप ही के जो है कार्यकर्ताओं पे लगाया गया है। एक सिंपल बात बताइए, अगर ये आरोप अगर सही होते, सिद्ध होते, तो 213 सीटें हम ना जीत करके आते। हम चुनाव जीत करके आए, भारी से भारी बहुमत से। हर बार हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर, जितने आरोप लगाओगे उतनी सीटें हम ज्यादा जीतेंगे। लगाने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनका काम है आरोप लगाना, आरोप लगाएं। जनता वहां पे जो जनता जिसके हमारे साथ है, जनता के सपोर्ट हमारे साथ है, तो हमें किसी आरोप से हमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी राहुल आनंद जी, प्रोपेगेंडा इसे नाम दे रहे हैं संजय जी, उनका कहना है कि प्रोपेगेंडा है, आपने जानबूझ करके हाइप देने के लिए अपने प्रचार को ये पूरी गतिविधि कराई है। उन्हें तो पूरा विश्वास है कि वो भारी मतों से जीतने वाले हैं। देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत का फैसला तो जनता करती है, बिल्कुल, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऐसे कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है। वैसी घटनाओं की किसी अन्य प्रदेश में पुनरावृत्ति न हो जैसे बंगाल में देखने को मिलती है। और आपने, मैं क्या, पूरा देश इस चीज को जानता है कि बंगाल में जिस प्रकार का डर का माहौल है। अभी हम लोग एक सेवा और समर्पण कार्यक्रम चला रहे हैं और बंगाल के प्रभारी भी हमारे बड़े भाई हैं, और उसमें हर वक्त जो डर का माहौल है, लोग कार्यक्रम करने से डरते हैं। वहां पे वो इसलिए डरते हैं कार्यक्रम करने से क्योंकि उनको डर लगता है कि टीएमसी वाले मारेंगे। और ये कहीं ना कहीं जो मीडिया के अंदर से जो संदेश निकलता है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो माहौल जो तैयार किया गया है सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, इसी को बार बार टीएमसी वाले कहते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि बीजेपी ने किया, लेकिन जो मानवाधिकार संगठन जो है वो जाकर जब रिपोर्ट लेता है तो उसके आदमी के साथ भी मारपीट होती है। और यही नहीं, लगभग 1980 शिकायतें मिली हैं उनको, जिसमें से 15,000 लोग प्रभावित हुए हैं। और जो सबसे ज्यादा जो शिकायतें आई हैं वो कूच बिहार में है, जो 322 है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये पेपर के आंकड़े बोलते हैं। और इसके बाद देखा जाए वीरभूम में 314 रहा है, 314 केसेस आए हैं। तो इस प्रकार के जो केसेस हैं, जो पेपर के माध्यम से भी लोकतंत्र के जनता के पास पहुंचता है, इसको लोग कैसे सिरे से नकार सकते हैं? संजय जी की एक बात अच्छी है कि अगर इस प्रकार का कार्य किए होते तो क्या 213 सीट हमें मिलते। तो आप ये मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी भी पहले कभी 1 या 2 पे रहा करती थी, आज वो 77 के आसपास है। तो वक्त को बदलते समय नहीं लगता है, वक्त परिवर्तनशील, और हम भी तुरंत और जल्द बहुमत में भी आ जाएंगे और वहां सरकार बना लेंगे। और किस प्रकार से वोटिंग की जाती है और किस प्रकार से वो प्रभावित की गई है, ये सारा देश जानता है कि किस प्रकार से घुसपैठियों को वहां बैठाया गया है, जिसका स्वयं पहले कभी कम्युनिस्ट के लोग करते थे, उसी विचारधारा को ममता दीदी भी आगे बढ़ाने लगी है। इसलिए ये कहने और सुनने की बातें हैं। वहां पे आज जो रवैया है, कहीं ना कहीं ये जरूर इस चीज को संभावित और रेखांकित करता है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की परिदृष्टता नहीं होनी चाहिए। नहीं राहुल आनंद जी, जो तस्वीरें बार बार पश्चिम बंगाल से चुनाव के दरमियान सामने आती हैं, ये कहीं ना कहीं अब इस बात को इंगित कर रही है कि या तो पश्चिम बंगाल में चुनाव ना कराया जाए, क्योंकि चुनाव होने का मतलब ही वहां अब हिंसा होना है। जिस तरीके से मारपीट, उसके बाद जो है दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों का बंदूक निकालना, सामने वालों पर उस बंदूक को तान देना, उसके बाद मामले का शांत होना, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि लोकतंत्र को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का मंशा नहीं है राजनीतिक दलों की। मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप आप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, और अभी तक किसी रिपोर्ट ने आप में से एक को भी दोषी साबित नहीं किया है। जो वहां हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता बनाए गए हैं और जो ममता दीदी का गढ़ था, वहां ममता दीदी ने हार स्वीकार की है और ये अब उनकी नाक की लड़ाई हो गई है। और जहां से उन्होंने पर्चा भरा है
वो भी उनकी नाक की लड़ाई है, क्योंकि वहां जो बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो उनको करीब टक्कर दे रही है। वो अलग बात है कि उस सीट से कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो बात की बात है। लेकिन वोटिंग को प्रभावित करने के लिए जिस प्रकार से आक्रोश, जिस प्रकार से पुलिस की वहां सहायता ली जाती है, जिसमें जो एक ये बंगाल में लोकतंत्र का एक जनाजा का ही एक मेरे पास है, आप इसको देख सकती हैं। ठीक है, ये इसी में ये सारे डाटा दिए हैं और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पेपर दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था। और इसमें किस प्रकार से बताया गया है कि पुलिस की भी किस प्रकार से मिलीभगत है और कितने संवेदनशील घटनाएं जो हुई हैं और उसको दबाने का काम, उनको दबाने का भी काम वहां की पुलिस ने किया, ताकि धारा कम से कम लगाई जाए और बाद में उनको बरी कर दी जाए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही हमें इसकी जानकारी देता है, ये जो ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां आती है जाती हैं, लेकिन अगर माहौल खराब होगा, वहां के लोगों के साथ अगर इस तरह की बर्बरता, बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि हर चुनाव में यही तस्वीर आ रही है। संजय जी के पास में जाऊंगी। संजय जी, जिस तरीके से राहुल आनंद जी कह रहे हो, यकीनन एक सत्य इसे आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जंग है ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट को जीतना है, क्योंकि अगर भवानीपुर सीट वो नहीं जीती तो उनकी सीएम की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं संकट में आ जाएगी। और उस संकट से बचने के लिए क्या इस प्रकार की गतिविधियों को किया गया है? ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता, बड़ी नेता इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होंगी किसी सीट को जीतने के लिए? पहली बात तो ये है कि राहुल आनंद जी ने सीधे सीधे लोकतंत्र पे जो है इल्जाम लगाया है, सीधे सीधे उन्होंने चुनाव आयोग पे जो है उंगली उठाई है, सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पे उंगली उठाई है, सीधे सीधे उन्होंने जो है आपका जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से व्यवस्था किया हुआ था आपके सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को लगा करके जिस तरीके से 8 चरणों में चुनाव करवाने की व्यवस्था की थी, उस पर उंगली उठ रहे, लोकतंत्र पे उंगली उठाई है सीधे सीधे इन्होंने। आप इसको हल्के मत लीजिएगा। इन्होंने इतनी बड़ी बात कही हुई है कि उसका प्रशासन के सहयोग से, और तो इसका मतलब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है? उन्होंने आपकी पुलिस डिपार्टमेंट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो आपका साथ देती है, आपके कार्यकर्ताओं की जब गलती निकलती है तो हल्की धारा लगा देती है ताकि जल्दी जो है बाहर निकल जाए। मैडम, एक सिंपल बात यह है कि जब चुनाव डिक्लेयर हो चुका होता है, वो पूरा का पूरा कानून व्यवस्था वो चुनाव आयोग के हाथ में होता है, ना कि सरकार के हाथ में होता है। तो जब चुनाव आयोग के हाथ में पूरी की पूरी कानून व्यवस्था थी, तो इसका उठा के आप अगर उंगली उठा रहे हैं तो आप चुनाव आयोग पे उठा रहे हैं, आप लोकतंत्र पे उठा रहे हैं, आप सीआरपीएफ पे उठा रहे हैं, आप सीआईएसएफ पे उठा रहे हैं। तो आप जनता को, आप क्या जनता इतना बड़ा मूर्ख है, इतना बेवकूफ समझते हैं कि आप जो बोलेंगे जनता उसको मानेगी, आप जो कहेंगे जनता उसको मानेगी? आप क्या समझते हैं जनता को? जनता इतनी भोली है, इतनी बेवकूफ है। आज हम जानते हैं कि हमारी वो सीट 200% हम जीतने वाले हैं, तो हम क्यों किसी तरीके से अराजकता फैलाएंगे? आपके पास आपके स्टार प्रचारक जितने थे वो सारे के सारे इस समय बीजेपी छोड़ करके हमारे टीएमसी को ज्वाइन करने वाले बाबू सुप्रीयो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो जब खुद सर इनके भगदड़ को इनको रोकने के लिए कि इनको केवल केवल एक प्रोपेगेंडा चाहिए, बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा के सिवा इसमें कहीं कुछ भी कोई सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, लेकिन संजय जी, शुभेंदु अधिकारी तो आपके नेता रहे हैं, आप जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चुके हैं और विजयी उम्मीदवार भी हैं उनके, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को अगर ये लगता है कि वो हिंसा के दम पर विजय प्राप्त कर सकती है तो ये उनकी गलतफहमी है। जैसा परिणाम उन्होंने नंदीग्राम में भुगता है वही समान परिणाम वो भवानीपुर में देखने वाली है। वो ऐसा बात क्या है कि इनको अभी भी सारी चीजें शुभेंदु अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर उनके अंदर इतनी है तो एक बार रिजाइन दे करके दोबारा चुनाव लड़के के जीत के दिखा दे। चैलेंज करता हूँ कि दोबारा वो चुनाव जीत करके दिखा दे। जीत नहीं सकते। और रही बात भवानीपुर में, तो भवानीपुर में अगर जमानत बन जाए तो आप समझिएगा बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ जमानत तो बचने वाली नहीं है। जीत और हार की बात तो बहुत दूसरी बात है। ये देखिएगा कितने रिकॉर्ड वोट से जीतने वाली है, पहले ये देखिएगा। हम तो साफ साफ देखते हैं कि जहाँ उनका चुनाव प्रचार होता है कितने लोग उनके साथ होते हैं, कितनी जनता उनके रैली में जाती है, तो सब कुछ दिखता है। नहीं, लेकिन संजय जी घबराई हुई, आपको याद होगा बयान दिया गया था अभी हाल ही में कि ममता बनर्जी घबराई हुई लग रही हैं, इसीलिए लोगों से बार बार अपील कर रही हैं कि वोट दीजिएगा, बड़ी तादाद में घर से निकलिएगा, अपनी बेटी को चयनित करिएगा। ममता दीदी अगर घबराई ही होती तो 213 सीटें जीत ना पाती। अकेली महिला अकेले दम पे नहीं, तब घबराने की बात नहीं थी। घबराने की बात तो अब है ना कि भवानीपुर सीट अगर नहीं जीती तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो चली जाएगी हाथ से। ऐसा कहीं हमने कहा ना 200%।
मैंने इसीलिए कहा 200% जमानत बच जाए तो आप समझिएगा कि बहुत बड़ी बात होगी कि वहाँ इनकी जमानत बच गई। तो जमानत तो बचने वाली नहीं है, साफ साफ बात है। इतना हारने की बात ही नहीं होती है। जो अकेली महिला, जिसने अकेली लीडर हमारी ममता दीदी, जिसने अकेले दम पे पूरे के पूरी केंद्र सरकार की फोर्स को हराया है, बड़ी से बड़ी फोर्स लेकर के पहुंचे थे, इन्हें हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए थे कि पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए, तो उनको नहीं जीत पाया। तो ये एक भवानी सीट तो हम लोग आराम से जीत जाए। ममता दीदी अगर घर में बैठी रहेंगी तो भी वो चुनाव जीत जाएंगे। हमें बिल्कुल। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही, जल्द हाजिर होती हूँ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल आनंद जी के पास जाऊंगे। राहुल आनंद जी, आपने संजय चक्रवर्ती जी को बहुत बखूबी सुन लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर अपनी जमानत भी बचा ले जाए इनकी उम्मीदवार तो बहुत बड़ी बात होगी। पहले मैं संजय जी से एक जवाब लेना चाहूंगी। संजय जी, क्योंकि भाजपा ने जो उम्मीदवार आपके लिए उतारा है प्रियंका टिब्रेवाल को, ये वही नेता हैं जिन्होंने दिल्ली हिंसा हुई थी अभी पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको लेकर के नोटिस जारी करवाया था। उन्होंने कोर्ट में इस बात को उठाया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा हुई चुनाव के दरमियान। आपको नहीं लगता कि इसका असर आम जनमानस पर पड़ेगा? तो यकीनन कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके के दावे निकल करके सामने आ रहे हैं, उन दावों की हकीकत ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो सियासत गरमाई है, इसका मुख्य मुद्दा मात्र इतना है कि किसी तरीके से भवानीपुर सीट पर विजय प्राप्त की जाए। लेकिन भवानीपुर सीट जीतने के लिए क्या हिंसा का सहारा लिया जाएगा? लोकतंत्र में क्या जनमत के आगे हिंसा का वर्चस्व कायम हो जाएगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल की तस्वीरें यही कह रही हैं। जनमत से ज़्यादा बड़ा अब पश्चिम बंगाल में जो नज़र आ रहा है वो है हिंसा, क्योंकि हिंसा के आधार पर विजय प्राप्त की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उपचुनाव की तस्वीरें हैं, विधानसभा उपचुनाव की तस्वीरें हैं। इससे पहले विधानसभा की हमने भी तस्वीरें देखी। आप देखिए वो महिला कैंडिडेट थी जो पीछे खड़ी थी, किस तरीके का उसको धक्का लगा है पूरी धक्का मुक्की के दरमियान। इस पर कहीं ना कहीं आज दिलीप घोष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस तौर पर कहा कि ये चिंता का विषय है। राहुल आनंद जी मेरे साथ लगातार बने हुए। राहुल आनंद जी, क्या कहेंगे? संजय जी का कहना है कि आपकी जमानत भी आपकी कैंडिडेट की ना जब्त हो जाए तो कहिएगा। हर विपक्षी पार्टियों का अपना कर्तव्य होता है कि वो अपने अपने कयास लगा सकें। मैं भी कयास लगा रहा हूं कि हो सकता है कि उनकी ही जमानत जब्त हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से देखने को मिला है कि मातृशक्ति को जिस प्रकार से धक्का मुक्की किया गया है और उन्हें अलग किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और ये मत भूले टीएमसी के लोग कि वो भी एक मातृशक्ति के बल पे ही लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जो बड़े भाई जो संजय चक्रवर्ती जी जो बातों को कह रहे थे, चुनाव आयोग की बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये सुनकर थोड़ा मुझे बड़ा ही खट्टा मिजाज हो गया। क्योंकि ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले चुनाव जीतने के पहले चुनाव आयोग को तोता बता रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि हमें भरोसा नहीं। लेकिन तस्वीरें बदली, सारी चीजें बदली और लोगों ने भी देखा और देश ने भी देखा कि किस प्रकार से करवट बदली और सरकार टीएमसी को तीसरी बार सत्ते में मिली। सरकार चलाना अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं कुछ अवरोध है, जिसका मन अगर डरा है, उसको ममता दीदी नहीं रोक सकती है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी तरह हो जाएगा, भस्मासुर की तरह हो जाएगा कि वो चले तो थे लेकिन अपने आप को ही जला लिया आगे चलकर। तो इसी प्रवृत्ति पे टीएमसी चल रही है। बड़े भाई ने एक और बात कही कि ये गलत बात है कि पुलिस साथ नहीं दे रही है करके। तो मैं थोड़ा आपको रेखांकित कर देता हूँ कि जो एफआईआर हुए हैं वो कुल हुए हैं 9,304 लोगों पे एफआईआर हुए हैं, जिसमें से 1354 यानी 14% की गिरफ्तारी की गई है और उस गिरफ्तारी में 80% को बरी कर दिया गया है और मात्र जो बचे लोग हैं इन्हीं को रखा गया है जेल के अंदर। और अभी भी 97% लोग खुलेआम घूम रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। और आपने भी देखा होगा, देखिए ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ ये मीडिया की नजरों से छिपने वाले आंकड़े नहीं है, ये मीडिया ने ही दिया है, तभी मैं आपके सामने इन सारे आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको गुंडेगर्दी के बल पे, आपको हिंसा की भावना को बढ़ाकर
चुनाव जीतना है तो वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि जो घुसपैठिए बंगाल के अंदर बैठे हैं वही कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित भी करते हैं। जो लोगों का घर जला, जो 15,000 लोग प्रभावित हुए, इसके ऊपर कभी ममता दीदी चर्चा नहीं करती और ये सरेआम कहती है कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए इससे भी साइड कर लेते हैं। जो मानवाधिकार आयोग के लोग गए थे उनके साथ भी जो मारपीट की जो वारदात की गई थी वही नहीं, जो न्यायपालिका ने भी कहा कि यहाँ पे समस्या है, आप न्यायपालिका की भी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो मैंने इसीलिए इस बात को कहा कि अगर किसी का मन बढ़ा दिया है तो उस मन को दबाया नहीं जा सकता है, उसको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और वो जल्दी ही करेगी और जल्दी ही वो सत्ता में आने वाली है। और जो चुनाव होने वाले हैं, भवानीपुर की जो चुनाव है वो दिशा और दशा भी तय करेगी। वहां की जो आवाम है, जो जनता जनार्दन है, उनके ऊपर है कि वो किसे सत्ता में काबिज करना चाहती है, वो किसे जीत दिलाना चाहती है। माफ कीजिएगा, सत्ता में काबिज नहीं, किसे वो जीत दिलाना चाहती है। थोड़ी देर के लिए जो अगर हम चले जाएं अपने प्राचीन भारत की बात कर लें तो प्राचीन भारत में भी इसी प्रकार के कृत्य घटते थे, जिसके वजह से हमारा देश जब गुलाम बना था, हमारा देश गुलाम भी बना था अपने ही लोगों के चलते। जो हमारे देश के अंदर जो जयतंत्र हैं उन्हीं की वजह से वो गुलाम भी हुआ था। लेकिन वक्त के साथ परिस्थिति भी बदली, देश लोकतंत्र की भी जीत होगी और हम भी पूर्ण बहुमत से कभी सरकार बनाएंगे। इसके बाद सारी चीज कष्टों का निवारण होगा। जी बिल्कुल, मैं संजय जी के पास जाना चाहूंगी। संजय जी, क्योंकि सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल में इस समय, तो एक सीधा सवाल आपसे पूछूंगी कि अब यहाँ जनता का मत चलता है, जनमत चलता है, या फिर जो है लड़ाई झगड़े का मत चलता है, शक्ति का मत चलता है? क्योंकि लोकतंत्र में तो जनमत की बहुत कीमत है। देखिए, मैं पहले तो इनको ही क्लियर कर दूं कि सबसे बड़ी चीज अभी इन्होंने जयचंदो वाली बात की है, तो जयचंद तो इन्होंने पाल रखे हैं। उत्तरांचल में 2 बार इनका मुख्यमंत्री बदल गया। गुजरात, इनको ये बहुत बड़ा गुजरात मॉडल बताते थे, वहां पर इनको चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। कर्नाटक में इनको चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की नौबत आ चुकी थी। असम में इनका चीफ मिनिस्टर बदल गया। तो जयचंद तो इन्होंने खुद ही पाल रखे हैं। रही बात ये, अगर हमें हिंसा की बात का सबक देते हैं तो एक बार जरा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव उठा करके देख लें, कैसे किस तरीके से औरतों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, घेरा गया। अगर उसके बाद जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तो उस समय जो है विपक्षों को किडनैप कर दिया गया, उनको जो उनके घर के सामने जो है खुदवा दिया गया। तो किस तरीके से, किस अराजकता के साथ जो है ये पंचायत चुनाव किया गया, ये दुनिया ने देखा। किस तो कंपटीशन चल रहा है संजय जी, ऐसा कुछ है क्या कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा तो पश्चिम बंगाल में भी हम समान रूप से करेंगे, या पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा तो हम उत्तर प्रदेश में ऐसा करेंगे? ऐसा कुछ हो रहा है क्या राजनीति में इस समय? मैं भाजपा प्रवक्ता को पूरी जो अभी राम राज्य और लोकतंत्र की दुहाइयां दे रहे थे ना, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। उनकी एक उनका ज्ञान बांट रहे थे तो मैं उनको ज्ञान का आंसर दे रहा हूँ। त्रिपुरा की हालत देख लीजिए, इस समय त्रिपुरा की हालत क्या हो रखी हुई है। वहाँ तृणमूल कार्यकर्ताओं को सरेआम जो है खींच के मारा गया। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक जी गए थे, उनको तक की नजरबंद कर दिया गया। वहाँ के पत्रकारों को नजरबंद कर दिया गया। तो ये तो हालत है। ये हमको ज्ञान बांट रहे हैं राम राज्य, तो ऐसे राम राज्य से हम लोग ज्यादा बेहतर हैं तृणमूल कांग्रेस में। लेकिन आपके राज्य का क्या? चुनाव के समय में सबसे भयावह तस्वीरें जो आई हैं वो आप ही के राज्य से आई हैं। में अगर ये सारी जितनी भी तस्वीरें आपने देखी है वो 60% फेक है, 60% फेक न्यूज है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो जनता ने बढ़ चढ़कर 85% तक वोट न डाला होता, और ऐसा ही कुछ हुआ होता तो हम 213 सीटें जीत करके संजय जी तस्वीरें मेरे सामने है, मैं दर्शकों को लगातार दिखा भी रही हूँ। धक्का मुक्की हुई है, बहुत बुरी तरीके से धक्का मुक्की हुई है। सबसे बड़ी चीज क्या आप उसमें हमको बता सकते हैं क्या वो तृणमूल कार्यकर्ता ही थे? नहीं, मैं यहाँ पे इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि आपके कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की करी है। धक्का मुक्की हुई है और बहुत बुरी तरीके से हुई है, ये तो तस्वीरें बता रही हैं। अब आरोप जो है वो आपके ऊपर लगा है, इसलिए जवाब मैं आपसे ले रही हूँ। मैं मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए और अपने प्रत्याशी को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सारी प्रोपेगेंडा बीजेपी बहुत आज से नहीं, इनका शुरू से ही है। ये जुमलेबाजी, झूठ और फरेब से इस तरीके से चुनाव जीतती आई हुई है और अब ये झूठ जनता को समझ में आ चुका है। अब इन सब चीजों की जनता फंसती नहीं है। पहले फंसती थी, अब नहीं फंसती है। यही वजह है कि इनका जो डाउनफॉल लगातार आप देख रहे हैं
कि एक के बाद एक राज्य ये खुद चले जा रहे हैं। जहाँ पे कोई भी जो है प्रादेशिक पार्टी मौजूद है वहाँ बीजेपी दोबारा पैर नहीं रख पाएगी। ये इस बार का 5 राज्यों में चुनाव देख चुके हैं और आने वाले जो 2022 से चुनाव होगा वो उसका परिणाम आप लोग देख लेंगे। वहाँ पे भी इनकी बीजेपी में कहीं से भी कोई राज्य में बीजेपी वापसी नहीं करने वाली। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपको समय देती लेकिन मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। मैंने आपका वक्तव्य इसलिए पहले भी ले लिया। दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। एक सवाल जरूर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव के दरमियान जो हिंसा देखी गई थी, समान रूप से अगर वही तस्वीरें दोबारा उपचुनाव में भी नजर आती हैं तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में जनमत की बड़ी कद्र की जाती है, बड़ी अहमियत रखी जाती है, और अगर जनमत की जगह पर हिंसा उसका स्थान ले ले तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है।